हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वागत है आप सबका अपना परिवार प्रतिज्ञा परिवार पर। तो दोस्तों लुसेंट जीके का नेक्स्ट क्लास में आपका वेलकम करता हूं। थोड़ी सी माफ़ करिएगा दोस्तों, आज बैकग्राउंड आवाज़ हल्का फुल्का आपको पास जाएगा क्योंकि आज है सरस्वती पूजा, तो मोहल्ला में एकदम सब गहगहीले है, तो किसी को मना भी आप नहीं कर सकते हैं। कोई बात नहीं, उतना नहीं जाएगा, फिर भी रूम हम अपने अच्छी तरह से पैक कर लिया हूँ ताकि आप तक बैकग्राउंड की आवाज़ ना जा सके। आइए दोस्तों, अब समझते हैं एक नया अध्याय के साथ, नया चैप्टर के साथ, जिसमें से आपका अध्याय नंबर 17 होगा भारत में यवन राज्यों के बारे में। भारत में कौन है भाई साहब? यवन राज्यों के बारे में। अब यहाँ पे ग्रीक स्टेट ऑफ इंडिया की बात करते हैं, हम बात करते हैं भारत के यवन राज्य के बारे में, जिसमें से इसको बोलते हैं पोस्ट मौर्यन पीरियड, या इसे कहा जाता है मौर्योत्तर काल। क्या बोलेंगे भाई साहब? तो इसे पोस्ट मौर्यन पीरियड के नाम से हम जानते हैं, पोस्ट मौर्यन पीरियड कहा जाएगा, या इसी को मौर्योत्तर काल कहा जाएगा। अब इसमें से कुछ विदेशी आक्रमण होंगे और कुछ भारत शासक होंगे। तो यहाँ पे हम पढ़ा देते शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश, चेदी वंश, वकाटक वंश इत्यादि, है ना। तो अब यहाँ पे कुछ विदेशी आक्रमण में इसका कोडिंग हम याद करना है। HSP के कई बार बता भी दिए हैं। एस से हिंद यूनानी या हिंद यूनानी, एस से शक है, पी से पहलव है और के से आपका कुषाण है। तो आपका हिंद अवन शक कुषाण, या HSP के हिंद यवन शक पहलव और अपना कुषाण की बात करते हैं। मौर्योत्तर काल में सबसे पहला विदेशी आक्रमण हिंद अवन का है, फिर शक का है, फिर पहलव का है, फिर कुषाण का है। इसका ट्रिक क्या है? HSP के। लेकिन पूरे प्राचीन इतिहास में, पूरे जो अपना प्राचीन भारत में जो आपका है वो आपका किसका? तो सबसे पहले आपका दारा प्रथम जो हकमनी वंश का राजा था, उसके बाद आपका सिकंदर महान का होगा, सिकंदर महान के बाद हिंद यूनानी का आएगा, और हिंद यूनानी के बाद शक का आएगा, और शक के बाद पहलव के आएंगे, और पहलव के बाद अपना आएगा कुषाण को। हो गया, कुषाण को आपका आएगा। तो ये आपका मौर्योत्तर काल में हम यहीं से पढ़ना है, हिंद यूनानी से पढ़ना है। इसका कोडिंग है HSP के, एस से हिंद वन, एस से शक, पी से पहलव और आपका कैसे कुषाण। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं हस पक जो, हस के पक जो है ना, हस के पक्कू, हस पक्कू, हस पक्कू बोल सकते हैं। हिंदवन, शक, पहलव और अपना कुषाण। अगला बात यहाँ पे ध्यान समझ दोस्तों, सबसे पहले हिंद यूनानी के बारे में हम कुछ परिचय समझते हैं। किसका? तो अरे हिंद यूनानी का हम परिचय समझते हैं, है ना। थोड़ी सी दर्द हो गया था, अब ठीक हो गया। इंडो ग्रीक रूलर के बारे में, जिसमें सबसे पहले नाम है सेलुकस निकेटर, है ना। सेलुकस निकेटर भी एक आक्रमणकारी था, जो कि भाई साहब ये भी एक अटैक किया था। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सबसे पहले दारा प्रथम, फिर सिकंदर, तब सेलुकस निकेटर, है ना। तो HSPK में दारा का सिकंदरा से किए सेलुकस हाई स्कूल पास को कुछ ट्रिक कैसे बैठाए थे हम आपको। पश्चिम मध्य एशिया में विशाल साम्राज्य का निर्माण किया था। एंटियोकस द्वितीय शासनकाल में स्वतंत्र प्रांत का स्थापना किया था। डियोडोटस प्रथम बैक्ट्रिया नामक स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया, और भारत पर क्या करता दोस्तों? अटैक करने की बात करते, भारत पर आक्रमण करता है। अब यहाँ पे समझते हैं कुछ आपका भारत पर आक्रमण करने वाले शासक में हिंद यूनानी का कुछ क्रम है। सबसे पहले डियोडोटस प्रथम, डियोडोटस दूसरा, थूडीमेस, डेमीट्रियस, मिनांडर और आपका आता है हर्मिक्स। सबसे इंपॉर्टेंट नहीं, कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले याद रखना, डेमीट्रियस ने अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध पर कब्जा किया था। राजधानी साकाल या सिलाय कोट को बनाया था। मिनांडर या मिलिंद की बात करते हैं, सबसे प्राचीन हिंदू यूनानी बैक्ट्रिया यूनानी शासक है आपका। फिर हम बात करते हैं नागसेन का, है ना। तो नागसेन बौद्ध धर्म का दीक्षा लिया था। नागसेन को बोलते हैं नागा अर्जुन। मिलिंद पिनो या मिलिंद प्रश्न जो आपका एक क्वेश्चन आपको आते हैं, मिनांडर था नागसेन के मध्य उत्तर वाला एरिया में आपका था। यूनानी आक्रमण पर भारत का कुछ प्रभाव,
क्या क्या भारत पर प्रभाव पड़ा जब इन्होंने आक्रमण किया? सबसे पहले भारत में सोने का सिक्का इन्होंने जारी किया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सोने का सिक्का जो है वो सबसे पहले किसने जारी किया था, तो गाइस याद रखना है सोने का सिक्का जो है सबसे पहले जारी किया था ये आपका हिंद यूनानियों ने, यवन ने। सिक्कों के ऊपर शासकों का नाम था। भारत में हेलेनिस्टिक कला का आरंभ किया था और यहाँ पे गंधार कला का भी आरंभ किया था। भारत में पर्दे प्रचलन यवनिका की कहानी भी इसी के समय आपका शुरुआत हुई थी। आगे बात करते हैं अध्याय नंबर अब आपका 18 में क्या बात करते हैं सर, तो शक की कहानी है ना। शक को सिथियन कहा गया। तो हिंदवन के बाद आपका शक ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, सब थोड़ा बहुत क्वेश्चन इसे पूछ लिया जाता है। तो अब यहाँ पे शक की बात करते हैं और शक को कहा गया है सिथियन, यानी यूनानियों के बाद मध्य एशिया में 5 शाखाओं में भारत आती है। यानी भारत पर कौन आया दोस्तों, तो आपका शक आया। कितने ब्रांच में आया, तो आपका 5 ब्रांच में की बात करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि जो आपके इसके 5 ब्रांचेज थे वो कुछ इस टाइप से थे, है ना। सबसे पहले मध्य एशिया, सेंट्रल जो एशिया होते हैं ये आपका मध्य एशिया इसको हम बोलते हैं। इसमें इसका प्रथम शाखा था और प्रथम शाखा अफगानिस्तान के पास था। 4 शाखाएं जो है आपका भारत में आए थे। इसमें भारत में इसको क्षत्रप कहा गया और इसको 2 भागों में बांट दिया गया, उत्तरी क्षत्रप और अपना पश्चिमी क्षत्रप। उत्तरी क्षत्रप में आपका तक्षशिला और अपना मथुरा थे और पश्चिमी क्षत्रप में नासिक था, उज्जैन था। तो 1 शाखा, 2 शाखा, 3 शाखा, 4 शाखा और एक आपका प्रथम शाखा अफगानिस्तान से, तो ये आपका हो गया 5 शाखा। बार बार सवाल यही पूछेगा, बार बार क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कि क्षत्रप किसको कहा गया, तो भारत में क्षत्रप जो है वह शक को कहा गया है ना, शक को कहा गया। अब कुछ बात करते हैं उत्तरी क्षत्रप और पश्चिमी क्षत्रप। उत्तरी क्षत्रप में तक्षशिला और मथुरा होते हैं, पश्चिमी क्षत्रप में नासिक होते हैं, उज्जैन होते हैं। और यह आपका सबसे प्रमुख शाखा ये उज्जैन थी और आपका प्रमुख यहाँ का शासक भी थे और प्रमुख शासक था आपका रुद्रदामन। तो उज्जैन से प्रमुख शासक नाम क्या दोस्तों, तो याद रखना रुद्रदामन करके इसका नाम है। मथुरा के शक शासक की हम बात करते हैं कि मथुरा में शक शासक की क्या क्या स्थिति है। तो मथुरा का प्रथम शक शासक राजुल या राजउल था, है ना। जबकि महत्वपूर्ण शक शासक जो था वो आपका सोडास था। देखिए ये आपका राजउल जो थे। जैन ग्रंथ में कालकाचार्य कथानक के अनुसार मथुरा के शक पहले मालवा क्षेत्र में रहते थे, जिन्हें 57 ईसा पूर्व में शासक उज्जैन के शासक विक्रमादित्य ने पराजित किया था। अब यहाँ पे कुछ नासिक के शासक की हम बात करते हैं। नासिक के शासक का नाम है छहरात शक और इसके प्रमुख शासक थे नहपान। तो नासिक के शासक का प्रमुख शासक है नहपान। तो याद क्या रखना दोस्तों, तो याद रखना ना सर, याद रखना है नहपान। न से नासिक, न से नहपान। और इसकी हत्या गौतमी पुत्र सतकर्णी के द्वारा किया गया था। गौतमी पुत्र सतकर्णी कौन थे, कमेंट बॉक्स में बताइए। गौतमी पुत्र सतकर्णी जो था शख्स आपका सातवाहन वंश का राजा हुआ करता था। कौन दोस्तों, गौतमी पुत्र सतकर्णी। अब समझते हैं कुछ उज्जैन के शक शासक के, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका उज्जैन के शक शासक को अन्य नाम है कार्दमर्क शक, है ना। क्या नाम है, कार्दमर्क शक। और ये आपका कार्दमर्क शक जो है उज्जैन के शक शासक, इसकी जो आपका रूलर हुआ, प्रथम रूलर जो है उज्जैन के शक का चस्टन नाम है। महत्वपूर्ण रूलर जो है रुद्रदामन, इंपॉर्टेंट है। अंतिम रुद्र सिंह तृतीय, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को यही माना था रुद्र सिंह तृतीय। रुद्रदामन से क्वेश्चन बन सकता है। इसकी जानकारी जो हमें जूनागढ़ अभिलेख जो आपका गिरनार में है राजस्थान में मिलती है और यहीं से आपका सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण की कहानी भी मिलता है ना। कौन झील भाई साहब, सुदर्शन झील की पुनर्निर्माण की कहानी अब यहाँ पे देखने को हमें मिलेगा। अब कुछ पॉइंट नोट करके समझते हैं। कहता है मालवा के शक शासकों, अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय था। तो मालवा के शक शासकों में अंतिम जो है रुद्र सिंह तीसरा था, जिसे गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने मारकर मालवा क्षेत्र पर आपका, ये आपका क्या दोस्तों, यहाँ पे 1 मिनट रुकिएगा।
कुछ समझ में नहीं वहाँ क्या लिखा हुआ है। हाँ, व्याघ्र शैली में चांदी सिक्के चलाए थे, है ना। व्याघ्र शैली कौन से चलाए थे आपका? चांदी सिक्के चलाए थे। तो ये आपको याद रखना है, व्याघ्र शैली में चांदी सिक्के चलवाए थे। अगला पॉइंट बढ़ते हैं। ये सब बहुत कम पे एग्जाम में आती है, फिर भी उसके बाद आप सभी को पता है हिंदवन के बाद शक, शक के बाद पहला। ये ट्रिक याद रखना, HSP के है ना, HSP के वाला ट्रिक याद रखना, S से हिंदवन, S से शक, P से पहलव, K से कुषाण। तो अब हम पहलव के पास जाते हैं, इसे पार्थियाई कहा जाता है। यह मूल रूप से पार्थिया ईरान के निवासी थे। प्रथम शासक को माउस कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। पहलव वंश के प्रथम शासक को माउस है नहीं, माउस, मौसा बोलते हैं इसको, मौसा। तो पै चूहा वाला माउस नहीं जी, ये स्थान का नाम है, शासक का नाम है। तो आपकी याद रखना है कि प्रथम शासक को हम क्या बोलते हैं? माउस। सबसे शक्तिशाली शासक जो है गंडोफर्निच था। तो पहलों में सबसे शक्तिशाली शासक का नाम क्या? गंडोफर्निच। इसकी राजधानी तक्षशिला थी, है ना। इसकी राजधानी जो है वो कहाँ थी भाई साहब? तो आपका इसकी राजधानी जो है दोस्तों वो आपका तक्षशिला थी। सेंट थॉमस नामक पादरी ईसाई, है ना, सेंट थॉमस नामक पादरी ईसाई प्रचार के लिए इस समय भारत आया था। कालांतर में सेंट थॉमस मद्रास के समीप स्थित म्यालपुर नामक स्थान पर इसको क्या कर दिया गया? हत्या कर दिया गया। पार्थियन राजाओं के सिक्कों पर धर्मीय धार्मिक उपाधि उत्कीर्ण मिलती है। पहलव राज्य का अंत कुषाणों ने किया था। अगर पूछेगा इसका जो अंत है वो आपका कौन किए थे, तो याद रखना दोस्तों, इसका अंत जो है वो आपका कुषाणों के द्वारा किया गया था। तो अब हम समझते हैं सबसे इंपॉर्टेंट आपका कुषाण। कुषाण में आपको कुछ पूछे नहीं पूछे, एक कनिष्क से क्वेश्चन आपका जरूर देखने को मिलेगा। कुषाण को यूची या तोखरी भी कहा जाता है। तो दो क्वेश्चन यहीं से बन गया। कुषाण को क्या क्या नाम जानते हैं? यूची के नाम जानते हैं, और कुषाण को हम तोखरी के नाम जानते हैं। कुषाण वंश का संस्थापक का नाम है कुजुल कड़फिसे। क्या नाम है? कुजुल कड़फिसे। फिर आपका भीम कड़फिसे, कुजुल और आपका भीम कड़फिसे। फिर अपना कनिष्क होते हैं, और लास्ट में इनका है वासुदेव, और सबसे महत्वपूर्ण होते हैं आपका कनिष्क। तो कुषाण वंश का संस्थापक का नाम है कुजुल कड़फिसे। क्या नाम है दोस्तों? कुजुल कड़फिसे जो है कुषाण वंश का संस्थापक था। फिर क्या आएगा? भीम कड़फिसे। फिर क्या आएगा? कनिष्क आएगा। फिर क्या आएगा? वासुदेव आएगा। तो सबसे पहले प्राचीन चीन को यूची कबीला, है ना, ये आपका जो कुषाण है जो प्राचीन चीन में एक कबीला था, यूची कबीला। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ यूची कबीला है, यहीं पे आपका इन लोग था, और इसकी भी 5 शाखाएं थे, जिसमें से कुषाण है ना। एक शाखा क्या था आपका? कुषाण था। और यही कुषाण साम्राज्य जो है वह आपका भारत की ओर आ गया था, है ना। कहाँ के भाई साहब? और कुछ इस टाइप से यहाँ से भारत आया, और देखिए धीरे धीरे करके यह भारत में कितना बड़ा साम्राज्य बनाया, बहुत बड़ा साम्राज्य। ये पूरा के पूरा एरिया जो है कुछ इस टाइप से इन्होंने लिया। ये भी एरिया कुछ इसी का था, और यहाँ पे बहुत बड़ा एक साम्राज्य बना, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान के भी कुछ सीमा थे, और उत्तर भारत के अधिकांश सीमा थे। और ये पूरे के पूरे ये आपका कुषाण साम्राज्य का स्थापना किया। संस्थापक का नाम था कुजुल कड़फिसे, या तांबे के सिक्के चलाए थे। तो कुषाण वंश का संस्थापक का नाम क्या दोस्तों? कुजुल कड़फिसेस है। तो कुषाण वंश का संस्थापक जो है कुजुल कड़फिसेस है। सवाल बनता है किसका सिक्का चलाया था? तो तांबे का सिक्का चलाया था। राजधानी की बात कर लेते कि राजधानियां कहाँ थी? तो इसकी राजधानी जो है आपका पुरुषपुर या पेशावर थी। तो इसकी राजधानी जो है दोस्तों पुरुषपुर, या हम क्या बोल सकते हैं? तो इसे हम पेशावर भी बोल सकते हैं। और एक और राजधानी बनाया था मथुरा। तो याद करना है, 2 राजधानी बनाए थे, एक आपका पुरुषपुर या पेशावर बनाया था पहली राजधानी, और दूसरी राजधानी आपने कहाँ बनाया था? तो आपको मथुरा बनाया था दूसरी राजधानी। तो ये आपका दूसरी राजधानी मथुरा की बात बताए थे। अब एक दूसरा इसका जो अगला शासक है उसका नाम है भीम कड़फिसे। इससे कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। भीम कड़फिसे जो है सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है कि भारत में स्वर्ण सिक्के चलाए थे। तो सबसे पहले सोने का सिक्के जो है वो आपका भीम कड़फिसे चलाए थे। इस पर शिव, नंदी, त्रिशूल की आकृति था। शिव क्या करता? नंदी और त्रिशूल की आकृति, और यह शैव धर्म का अनुयायी था। इसकी उपाधि टाइटल जो है आपका महेश्वर करता है। तो भीम कड़फिसे का टाइटल क्या है? तो याद रखना है महेश्वर, जो इनका टाइटल है महेश्वर का उपाधि लिया था।
है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट शासक है जिसका नाम है कनिष्क। क्या नाम दोस्तों आपका? कनिष्क है। और ये कनिष्क के अगर ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा तो कुषाण वंश का संस्थापक पूछेगा, किस कबीला से तो यूची कबीला से। कुषाण वंश संस्थापक आपको कुजुल कटफिश से, फिर तांबा का सिक्का चलाया, बिम कटफिश से आया, सोने का सिक्का चलाया। अब आएगा कनिष्क के बारे में, है ना। तो कनिष्क जो है कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक हुए थे। क्या? कनिष्क। इसका राज्याभिषेक जो है 78 AD में हुआ था, इसीलिए यहीं पे शक संवत चलाए थे। 58 BC या 57 BC देगा, यहाँ पे आपका विक्रम संवत चला था, विक्रमादित्य नामक शासक ने। तो विक्रम संवत, है ना। शक संवत का जो आपका आरंभ है वो भारत का औपचारिक संवत है। अगर पूछेगा भारत का जो औपचारिक संवत है, भारत का जो फॉर्मल संवत है वो आपका शक संवत है। उपाधि लिया था देवपुत्र, मतलब कि इन लोग ना अपने आप को देवता मानता था कि हमारे पास ये हुआ, भगवान आए थे, फलाना ढकान, झूठ मूठ कैसे बोलते थे, तो देवपुत्र की उपाधि लिया। कनिष्क का साम्राज्य कहाँ था? उत्तर भारत और मध्य एशिया में ये आपका बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया था। चीनी सेनापति पेनचौआ ने हराया था इसको, और मगध से अश्वघोष बुद्ध का भिक्षा पात्र इन्होंने प्राप्त किया था। ये आपका यहाँ कनिष्क है। कनिष्क का कुछ और काम है, उसका काम पढ़ लेते हैं और उसका धर्म पढ़ लेते हैं। काज नहीं है आपका कनिष्क के, जो आपका ये आपका कनिष्क और धर्म क्या है। सो गाइस समझते हैं आपका कनिष्क के आपका धर्म के बारे में। तो ये बौद्ध धर्म महायान शाखा का अनुयायी था, है ना। तो कनिष्क जो है बौद्ध धर्म के महायान शाखा का अनुयायी था। कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति भी यहाँ हुआ था। इसका अध्यक्ष था वसुमित्र था। परिमाण क्या निकला? हीनायन और महायान का स्पष्ट विभाजन हो गया, है ना। हीनायन और महायान का स्पष्ट विभाजन आपका हो गया। भारत में महायान जो है संप्रदाय द्वारा 2 शैलियों में कुछ प्रतिमा का निर्माण और पूजा किया गया, जिसमें गंधार शैली और मथुरा शैली फेमस थे। तो कनिष्क के समय गंधार शैली और मथुरा शैली फेमस थे। तो याद रखना ट्रिक में कि कनिष्क गम में डूबा हुआ था। कनिष्क कहाँ दोस्तों? तो याद रखना कनिष्क जो था वो आपका गम में डूबा हुआ था। ग से गंधार शैली और म से मथुरा शैली। तो कनिष्क गम में डूबा हुआ था। गंधार शैली और मथुरा शैली बौद्ध धर्म के महायान शाखा के अनुयायी था। कुंडलवन में चौथी बौद्ध संगीति करवाया था, इसका अध्यक्ष था वसुमित्र। परिमाण हुआ हीनायन और महायान का यहाँ पे स्पष्ट विभाजन हो गया। तो अब यहाँ पे कुछ हम समझते हैं मूर्ति कला शैली के बारे में। तो एक तरफ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपका मूर्ति कला शैली के बारे में। एक अपना है मथुरा शैली, क्या मथुरा शैली एक अपना है, और एक अपना है गंधार शैली। मथुरा शैली और गंधार शैली। मथुरा शैली में से इंडो ग्रीक शैली, ग्रीक बुद्धिस्ट शैली तथा यूनानी रोमन शैली भी कहा जाता है। तो इसे इंडो ग्रीक शैली बोलते हैं। रेड कर दीजिए। इंडो ग्रीक शैली बोलते हैं। मथुरा बहुत फेमस है, बीपीएससी में आता है क्वेश्चन यहाँ से। गंधार शैली में इसे इंडो ग्रीक शैली, आपका ग्रीक बुद्धिस्ट शैली या यूनानी रोमन शैली इत्यादि नामों से जाना जाता है। इस शैली का प्रमुख केंद्र गंधार था, इसलिए इसको गंधार कला कहा गया, इसलिए शैली गंधार शैली कहा गया। इस शैली में मुख्यतः बुद्ध बौद्धिस्ट की मूर्तियों का निर्माण की गाथा गाया गया है। गंधार कला शैली में निर्मित बुद्ध की मूर्ति यूनानी देवता अपोलो की नकल प्रतीत होता है। इस शैली में निर्मित मूर्तियों का निर्माण मुख्यतः काले, नीले तथा हरे स्लेटी पत्थर से किया जाता है। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि गंधार शैली में मूर्तियों का निर्माण क्या से किया गया, तो काले, नीले और हरे स्लेटी पत्थर से किया गया है। इस शैली में निर्मित मूर्तियां में आध्यात्मिकता कम और भौतिकता अधिक दिखाई देता है ना। आध्यात्मिकता कम और भौतिकता ज्यादा दिखाई देता है। भौतिक का मतलब आडंबर, मतलब कि देखने वाला चीज है। अब हम बात करते हैं मथुरा शैली की। तो इस जो आपका कला शैली का जन्म
कनिष्क के समय मथुरा में हुआ था, अतः इसे मथुरा शैली कहते हैं। इस शैली में बौद्ध, हिंदू और जैन धर्मों की मूर्तियां हैं। यहाँ पे आप देखे होंगे तो यहाँ बुद्ध और बुद्धिस्टी की मूर्तियां, लेकिन यहाँ आपका हिंदू का है और जैन का है। इस शैली में निर्मित मूर्तियां जो है लाल बलुआ पत्थर से बना है। यहाँ पे देखे होंगे तो आपका काले, नीले, हर स्लेटी पत्थर से बना था, लेकिन यहाँ लाल बलुआ पत्थर से बना है। बुद्ध की प्रथम मूर्ति का निर्माण का श्रेय पहली शताब्दी के मथुरा कला शैली को दिया जाता है। इस शैली में निर्मित मूर्तियों में आध्यात्मिकता ज़्यादा है, यहाँ पे आध्यात्मिकता कम था, यहाँ पे आध्यात्मिकता ज़्यादा है और आपका भौतिकता जो है वो आपको कम दिखाई दी गई है। आपको मेंस में क्वेश्चन पूछ सकता है कि गंधार के आपका और मथुरा कला में अंतर स्पष्ट करिए, तो आराम से इतने सारे बातें इसको हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ और पॉइंट समझते हैं। बोले कनिष्क बड़ा है तो कनिष्क से तो पॉइंट बनता ही बनता है। कनिष्क साहित्य और वास्तुकला है ना, कनिष्क कालीन और वास्तुकला से कुछ पॉइंट देखने को मिलेगा। तो कनिष्क कालीन साहित्य और वास्तुकला, कुषाण ने सबसे पहले शुद्ध स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। तो शुद्ध सोने का सिक्के कुषाण साम्राज्य में जारी हुआ था। पुर या पेशावर कनिष्क का चैत्य या संघाराम थे। बामियान खड़ी हुई बौद्ध प्रतिमा को हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपका बामियान कहलाता है। कश्मीर में कनिष्कपुर नामक नगर की स्थापना किया था। तो अगर क्वेश्चन आवे कि कश्मीर में कनिष्कपुर नामक नगर का स्थापना किसने किया था, तो याद रखना दोस्तों कनिष्क ने किया था। कनिष्क के समय के विद्वान चरक जो राजवैद्य जो चरक संहिता लिखा है ना, तो चरक संहिता किसने लिखा? चरक। कई बार पूछा गया कि चरक संहिता किस नामक विद्वान लिखा है, तो आपका चरक जो कि एक राजवैद्य था। आपका एक बुद्ध चरित्र जो बौद्ध धर्म की रामायण कहा जाता है, बौद्ध चरित्र सौंदरानंद, ये संस्कृत में है और ये अश्व घोष लिखे हैं। तो बुद्ध चरित्र फेमस है, तो बुद्ध चरित्र किसने लिखा दोस्तों? तो अश्व घोष लिखा है। वसुमित्र वहा विभासु सूत्र इन्होंने लिखा है। और प्रधान पुरोहित ये आपका संग्रच ये लिखे हैं आपका प्रधान पुरोहित। आपका कई बार बुद्ध चरित्र अश्वघोष, चरक संहिता चरक, बुद्ध चरित्र अश्वघोष लिखे। आगे पॉइंट समझते हैं। नागा अर्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। अगर पूछे भारत का आइंस्टीन किसको बोलते हैं, तो गाइज नागा अर्जुन को बोला जाता है। और माध्यमिक सूत्र नागा अर्जुन का सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, या शून्यवाद या प्रज्ञा पारमिता का सिद्धांत इन्होंने दिया था। वात्स्यायन की बात करते हैं तो काम सूत्र लिखे थे आपका वात्स्यायन ने। अब समझते कुछ इसका अन पॉइंट में, अन तथ्य में, अदर फैक्ट में क्या है। रेशम मार्ग पर नियंत्रण करने वाला प्रथम शासक जो आपका है वो आपका प्रथम वंश जो है आपका कुषाण है। कुषाण द्वारा जारी सर्वाधिक सिक्के जो है आपका तांबे का बना हुआ था, लेकिन सोने का सिक्का, शुद्ध सोने का सिक्का इन्होंने जारी किया था। अंतिम शासक जो आपका कुषाण का है वो आपका क्या है? वासुदेव है। तो याद रखना है कुषाण साम्राज्य का वास्तविक शासक, तो कुषाण साम्राज्य का वास्तविक शासक जो है दोस्तों वो है आपका कुषाण वासुदेव। अब यहाँ पे कुछ मौर्य काल से कनेक्ट कर दिया गया है इसको कि मौर्यकालीन व्यवस्था से जुड़े प्रमुख तत्व क्या क्या है। कुषाण के काल में ईंटों का कुआं का निर्माण था। शक और कुषाण शासकों भारत में अश्व सेना को बेहतर बनाया। भारत को मध्य एशिया की अल्ताई पहाड़ों से प्रचुर मात्रा से सोना प्राप्त होता था, जिसका प्रयोग कुषाण शासकों ने सिक्कों का निर्माण में किया। अगला पॉइंट समझते हैं, 4 नंबर पॉइंट में क्या लिखा हुआ है। अगला पॉइंट जो है, कुषाण काल में भारत में बाल विवाह प्रथा का प्रचलन था। मतलब कुषाण काल में भारत में बाल विवाह प्रथा का प्रचलन था। मौर्योत्तर काल के राजाओं ने देवताओं का सिद्धांत का आरंभ किया। अगर पूछे मौर्योत्तर काल के राजाओं ने देवताओं का सिद्धांत क्या किया? आरंभ किया। कुषाण शासक को देवपुत्र कहलाते थे, जो उन्हें चीन के राजा से सीखा था, है ना, जो उन्होंने चीन के राजा से सीखा था। कुषाण के शासक खुद को क्या बोलते थे दोस्तों? देवपुत्र बोलते थे। उज्जैन सबसे महत्वपूर्ण नगर था, क्योंकि क्षिप्रा नदी से प्रचुर मात्रा में गोमद और इंद्रगोप पत्थरों की प्राप्ति होती थी, इसीलिए तो उज्जैन सबसे महत्वपूर्ण नगर था। क्षिप्रा नदी से प्रचुर मात्रा में गोमद और इंद्रगोप पत्थरों की प्राप्ति होती थी। अगला पॉइंट समझते हैं। अगला पॉइंट कुछ संगम काल से संबंधित है। ये संगम काल को बड़ा चीज नहीं है, बस थोड़ी थोड़ी चीजें को आपको संगम काल की बात कही गई है।
सो गाइस संगम काल एक बहुत बड़ा अपने आप में चैप्टर रखता है और इसे हम एक छोटा सा वीडियो बनाकर हम इसको बारे में बता देंगे, है ना। सो अब आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो को सबसे पहले लाइक करिएगा, चैनल को शेयर करेगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा और वीडियो जो आपके रिवीजन चल रहा है वो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट जरूर बताएगा। दोस्तों ये आपका एक रिवीजन टाइप की क्लास है, इसीलिए इसमें हम, क्योंकि आपके सामने तो हम है नहीं कि किसी की कहानी बढ़िया से बताने वाले हैं, जो आपकी लुसेंट में उसी को मैं रीडिंग करके आपको रिवाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और हाँ, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय प्रतिज्ञा परिवार।